हेलो एवरीवन। पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने देख लिया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट 4। ये लेक्चर जो है आपका पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट 4, इसमें मेनली हमने सर्किट ब्रेकर्स और आपके फ्यूजेज के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूजेज आर। ये क्वेश्चन जो है ना आपका फ्यूज पर है। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूजेज आर, क्या एडवांटेज होता है फ्यूज का। देखिए आपको लर्न करना है। यहाँ पर एक तरह से जो जो एडवांटेज होते हैं हमने सबको लिख रखा है और इसमें से आपको ऑप्शन ई ट्रू है, ऑल ऑफ द अबव है ना आर ट्रू। तो पहला जो आपका ऑप्शन है क्या है, चीपेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। एक्चुअली क्या है, सबसे सस्ता आप कह सकते हैं कि ये सुरक्षा, आपके पावर सिस्टम को एक सुरक्षा प्रदान करने का सबसे सस्ता तरीका है फ्यूज। क्या होता है कि फ्यूज के थ्रू एक पार्टिकुलर सेटेड वैल्यू जो होता है करंट, उससे अगर ज्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज क्या होता है आपका ब्लो हो जाता है। ब्लो हो जाने से फिर क्या होता है कि सर्किट जो है ना आपका, है ना, सर्किट में जो जो हेल्दी पोर्शन है सर्किट का, वो फॉल्टी पोर्शन से अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझ लीजिए, हमारे पास यहाँ से पावर सप्लाई आ रहा है और यहाँ पर क्या हमारे पास कोई अप्लायंस है। हमने क्या किया, यहाँ पर फ्यूज लगा रखा है, ऐसे ये फ्यूज लगा रखा है। क्या होगा कि अगर एक पार्टिकुलर अमाउंट से, है ना, एक सेटेड वैल्यू होगा फ्यूज का, ये फ्यूज है ना एक खास करंट तक ही, खास करंट को ही बियर कर सकता है, सह सकता है। उससे ज्यादा करंट जब इस फ्यूज से फ्लो होगा तो फ्यूज क्या होगा, ब्लो हो जाएगा। जैसे ही फ्यूज ब्लो हो जाएगा, सर्किट आपकी क्या हो जाएगी, ओपन सर्किटेड। यहाँ सॉरी, ओपन सर्किटेड हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई आपका फ्यूज बचेगा नहीं है, जल के खत्म हो जाएगा। और ये आपका आपका एप्लियंस है। तो एप्लियंस पे क्या है कि अब कोई करंट की सप्लाई नहीं आएगी। किस केस में नहीं आएगी, किस केस में फ्यूज आपका जल जाता है, जब उसमें एक आपका फिक्स है ना, फिक्स्ड और खास एक करंट का वैल्यू प्री सेटेड होता है ना। उससे अगर ज्यादा करंट उसमें फ्लो हो तो फिर क्या होता है, वो ब्लो हो जाता है, वो जल जाता है। ब्लो होना जल जाता है, जल जाता है। तो फिर क्या होता है, आपका जो जो आपका जो इक्विपमेंट है, जो आपका डिवाइसेस है, जो उपकरण है, वो क्या होते हैं कि सिस्टम से, जो सप्लाई सिस्टम उनसे अलग हो जाते हैं और आपके भी सुरक्षित रहते हैं। तो ये क्या आपका सबसे चीप, चीप मीन्स क्या, सबसे सस्ता प्रोटेक्शन का तरीका हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए दूसरा यहाँ पर क्या लिखा गया, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ समझना चाहिए। देखिए इनवर्स टाइम लिखा गया है, ठीक है ना। इनवर्स टाइम का मतलब ये हुआ है कि करंट जितना ज्यादा इसमें फ्लो होगा ना फ्यूज में, उतना जल्दी आपसे क्या करेगा, वो आपका ब्लो आउट हो जाएगा। क्योंकि देखिए उसमें एक फिक्स अमाउंट, ये ब्लो, ये आपका ब्रेकर है, फ्यूज है। इस फ्यूज में क्या है कि करंट आपका एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही क्या है कि करंट इसमें फ्लो होना शुरू होगा, वैसे क्या हो जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान के चलिए 5 एम्पियर से ज्यादा करंट ये बियर नहीं कर सकता, 5 एम्पियर से ज्यादा करंट ये बियर नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, जब 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका फ्यूज ब्लो हो जाएगा 6 एम्पियर पे। या फिर अगर आपका क्या है 10 एम्पियर आपका फ्लो होगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, आपका ब्लो हो जाएगा। लेकिन ब्लो तो 6 और 10 दोनों के केस में होगा, लेकिन 10 के केस में क्या हो जाएगा, जल्दी ब्लो हो जाएगा। इसी बात को जो है ना आपका ये जो सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक मींस करंट ज्यादा होगा तो कम समय में ही क्या हो जाएगा, वो ब्लो हो जाएगा। ये फ्यूज के आपके प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, चीपेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, सबसे सस्ता सुरक्षा का तरीका। दूसरा क्या, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, है ना। आप इंग्लिश में इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएंगे। जो आपका सी ऑप्शन क्या है, नो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता है नहीं। फ्यूज या तो रहता है या फिर जल के खत्म हो जाता है, उसको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सस्ता होता है, एक बार जलने के बाद दोबारा लगा लीजिए, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस, है ना। करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर शॉर्ट, हाँ ये बात भी सही है आपका। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो चूंकि एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट से ज्यादा करंट को फ्लो नहीं करने देता है आपका फ्यूज, इसका मतलब क्या करता है, करंट को भी लिमिट करता है, ठीक है ना। जैसे आपका ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये आपका जो इक्विपमेंट है वो 10 एम्पियर से ज्यादा करंट को बियर नहीं करता। जब फॉल्ट हो जाएगा तो हो सकता है इसमें 20 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे, है ना, फॉल्ट के केस में। लेकिन अगर यहाँ पर हमने फ्यूज लगा रखा है तो फ्यूज क्या हो जाएगा आपका, भाई फ्यूज अगर 8 एम्पियर से ज्यादा आपका बियर नहीं कर सकता तो फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा। इसने क्या किया, जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यहाँ पे करंट जो 20 एम्पियर का फ्लो हो सकता था उसको कम करके क्या कर दिया, इसने जीरो ही कर दिया, क्योंकि जल खत्म हो गया, है ना, यहाँ से ब्लो आउट हो गया। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर हमारे ट्रू है, ये आपको याद करना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे सस्ता होता है, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, को फॉलो करता है, कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, शॉर्ट सर्किट मींस फॉल्ट की स्थिति में करंट को भी लिमिट करता है। तो चारों के चारों यहाँ पर इसके
क्या है आपके एडवांटेजेस है, लाभ है, फायदे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्यूज इज टू, सबसे जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फ्यूज का, ओपन द सर्किट, ठीक है, प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस, प्रोटेक्ट द लाइन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो। देखिए एक तरह से देखा जाए तो सर्किट फ्यूज क्या करता है आपका, भाई फ्यूज जल के जब फ्यूज जल जाता है तो सर्किट आपका ओपन हो जाता है, ये बात भी सही है आपका, ठीक है ना। प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस, ये बात भी सही है, अप्लायंस को यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाता है, अप्लायंस को क्या किया इसने, प्रोटेक्ट किया, ठीक है ना। और प्रोटेक्ट द लाइन, लाइन को क्या किया उसने, ये उतनी आपकी आपका ये महत्वपूर्ण यहाँ पर फ्यूज का एडवांटेज नहीं है, यूज नहीं है, ठीक है ना। लाइन को प्रोटेक्ट करना, उसमें दूसरे प्रोटेक्शन के तरीके लगते हैं। और प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो, ये देखिए एक तरह से क्या है कि यही तो आपका आधार है जिसके आधार पर क्या करता है कि वो आपके अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है या फिर सर्किट को ओपन करता है, क्या करता है कि ये एक एक्सेसिव करंट, जो अधिक मात्रा में करंट है ना, उसके फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट, रोकता है ना। रोक करके ही तो क्या करता है, वो ओपन सर्किटेड होता है तो उसको रोकता है, या फिर अप्लायंस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इन जो आपके चार ऑप्शन है उसमें से सी ऑप्शन तो आपका वैसे भी गया, जो तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से अगर सबसे सही ऑप्शन है, जो कि क्या है कि उसके कार्य करने के तरीकों को दर्शाता है, क्या है कि ये क्या करता है कि एक्सेसिव अधिक मात्रा में करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज ट्रू हियर, ओके। चलिए आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन वो क्या है, द मटेरियल यूज्ड इन लिक्विड फ्यूजेज इज, आपको याद करना है, ठीक है, क्या जो लिक्विड फ्यूजेज होते हैं, ठीक है ना, उसमें कौन से मटेरियल यूज होते हैं, SF6 या डिस्टिल्ड वाटर या कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये ऑप्शन सही आपका, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको याद रखना है। लिक्विड फ्यूज में कौन सा मेटल का इस्तेमाल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इन कंपैरिजन टू रीवायरेबल फ्यूजेज HRC फ्यूजेज हैव द एडवांटेजेस ऑफ, देखिए यहाँ पर दो ढंग के फ्यूज की बात करना है, एक तो क्या आपका रीवायरेबल, दूसरा क्या आपका HRC। HRC का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, हाई रप्चरिंग करंट कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, HRC फ्यूज, ये एक तरह का फ्यूज हो गया। दूसरा क्या आपका रीवायरेबल फ्यूज है ना। अब देखिए दोनों के बारे में, दोनों हमारे पास फ्यूज हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रीवायरेबल फ्यूज है वो ट्रेडिशनल फ्यूज है, कन्वेंशनल फ्यूज है, पुराना तरीका, ठीक है ना। HRC में क्या है कि वो एक आपका प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड है ना, कुछ उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, हाई रप्चरिंग करंट, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों में से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि रीवायरेबल के तुलना में जो HRC फ्यूज होता है उसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी के सभी सही है, क्या है आपका हाई स्पीड प्रोटेक्शन, है ना, ये हाई स्पीड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसकी तो होती है, नाम ही से पता चल रहा है। इसमें कोई एजिंग इफेक्ट ऐसा नहीं होता है, एजिंग मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं 1 साल 2 साल बाद ये पुराना हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो रीवायरेबल जो आपका फ्यूज है, हो सकता है कि नहीं जैसे जैसे पुराना हो उसमें तरह तरह के आपके क्या है कि एजिंग इफेक्ट आ जाए वो, ठीक है ना, कुछ दिनों के बाद क्या है कि पुराना होकर के, है ना, और उसकी जो करंट बियरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाए, बहुत जल्दी ही जल जाए, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये सब चीज को क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। और क्या है इस पे एजिंग इफेक्ट कम से कम हो, भाई कोई चीज पुराना तो होगा ही कभी ना कभी, लेकिन रीवायरेबल की अपेक्षा एजिंग एजिंग का मतलब क्या होता है कि समय के साथ जल्दी पुराना होना, ये नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह क्या है, तीनों ही इसके सही है, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो हम यहाँ पर डी को सिलेक्ट करते हैं, ऑल द अबव आर ट्रू। पांचवा क्वेश्चन क्या है, HRC फ्यूज टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो, है ना, द कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज कॉल्ड। तो देखिए इसको भी आपका एक फैक्ट है, इसको याद रखना है। HRC फ्यूज में, है ना, 5-6 क्वेश्चन हमने फ्यूज पे ले रखे हैं, उसके बाद से सर्किट ब्रेकर पे लेंगे, उसके बाद आइसोलेटर पे लेंगे, है ना, 2-3 टॉपिक हम अपना जो है पार्ट 4 है ना उसमें हम कवर कर रहे हैं। द HRC फ्यूज, इन HRC फ्यूज द टाइम बिटवीन कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किंग टाइम बोलते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच का टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किंग टाइम, है ना, आपको याद ही करना है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, है ना। मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द लिस्ट एक्सपेंसिव, लिस्ट मीन्स क्या, कम खर्चीला, प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज, करंट ओवर करंट इन लो वोल्टेज, लो वोल्टेज जो आपके सिस्टम होते हैं उसमें अगर ओवर करंट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन करना है कि नहीं, ज्यादा करंट की स्थिति में क्या हो जाए, हमारा इक्विपमेंट हमारा सुरक्षित रहे, तो उस केस में क्या करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं लो वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज में फ्यूज काम नहीं करेगा, हमारे घरों में फ्यूज लगे होते हैं,
भाई इंडस्ट्री में फ्यूज थोड़ी लगे होते हैं, या ट्रांसमिशन लगे प्रोडक्शन के लिए फ्यूज थोड़ी लगे होते हैं, उसमें तो दूसरे आपके सर्किट ब्रेकर और आपके रिले वगैरह लगे होते हैं। घर में हमारे फ्यूज काम क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूज वैसे देखा जाए तो फ्यूज आपका काम ही करता है किस पे? लो वोल्टेज पे, ठीक है ना। तो लो वोल्टेज पे क्या करता है वो? हाई करंट के अगेंस्ट हमें सुरक्षा प्रदान करता है। लो वोल्ट हमारा एक्चुअल घर के जो वोल्टेज लेवल होते हैं क्या होता है? 230 वोल्ट, है ना, सिंगल फेज में, और 400 वोल्ट कितना? 3 फेज। तो ये लो वोल्टेज ही हुआ। लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज सिस्टम में करंट हमारा जब ज्यादा हो जाए तो उस समय हमारी जो अप्लायंसेस हैं, जो उपकरण है, वो सुरक्षित रहें, है ना, इसको प्रदान करता है क्या? हमारा फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, है ना, आपका रिवायरेबल फ्यूज। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखिए हमारा, वैसे यहाँ पर एचआरसी की बात हो ही नहीं रही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है भाई? रिवायरेबल फ्यूज, है ना, फ्यूज आप कह सकते हैं यहाँ पर। दूसरा क्या? आइसोलेटर। तीसरा क्या है? सर्किट ब्रेकर। चौथा क्या है? एयर ब्रेक स्विच। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका जो ये सब अलग अलग चीजें, सब प्रोटेक्टिव आपके क्या है कि इक्विपमेंट्स ही हैं, सब समय प्रोटेक्शन ही मिलता है। आइसोलेटर का कुछ अलग काम है, सर्किट ब्रेकर का कुछ अलग काम है, और ये जो आपका स्विच है, एयर ब्रेक स्विच है ना आपका, इस सब का अलग काम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज मेनली हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो वो लो वोल्टेज सिस्टम पे, है ना, लो वोल्टेज सिस्टम पे हाई करंट के अगेंस्ट अगर हमें अपने उपकरण को, है ना, एप्लायंसेस को सुरक्षित रखना है तो हम फ्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट्स। अब देखिए 6 तक क्वेश्चन हमने कहाँ रखे थे आपके फ्यूज पर, यहाँ से हमारा सर्किट ब्रेकर पे हमारा काम शुरू होता है। तो देखिए सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको, मैं आपसे बताऊं बहुत शॉर्ट में, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 का जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या? सर्किट ब्रेकर ही है, ठीक है ना। फ्यूज पे कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आइसोलेटर पे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जो आपका सर्किट ब्रेकर है इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पर कर रखे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए सर्किट ब्रेकर के बारे में अगर बताऊं तो सर्किट ब्रेकर एक्चुअली करता क्या है ना, आपका जैसे मान के चलिए हमारे पास ये सिस्टम है, यहाँ पर जनरेशन हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक बस बार है, यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर लग रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक बस बार है, ठीक है ना, यहाँ से क्या है कि आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर, और यहाँ से आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना बेटा, और ट्रांसमिशन लाइन है, फिर आपका ट्रांसफार्मर है, एक बस बार है, और फिर यहाँ से क्या आपका एक ट्रांसफार्मर है, ओके, और फिर यहाँ से आपके क्या है कि लोड आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जनरेशन सिस्टम, है ना, जनरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? ट्रांसमिशन, है ना, और इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आपने देख रखा होगा हमारे 4th सेमेस्टर की क्लास में, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है कि किसी एक इक्विपमेंट को, ठीक है ना, हर एक से आपके पावर सिस्टम का जो होल पावर सिस्टम है ना, उसको हम बहुत सारे जोन में, छोटे छोटे जोन में बांटते हैं। जोन मतलब कि एक रीजन में बांटते हैं, क्षेत्र में बांटते हैं। जैसे मान के लिए हमने इस पावर सिस्टम को, इसमें ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसको एक जोन में बांटा। तो जोन में बांटने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर हम एक ब्रेकर लगा देते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकर लगा देते हैं, फिर यहाँ ब्रेकर लगा देंगे। तो देखिए ब्रेकर के, दो ब्रेकर के बीच में जो एक है ना, एक जोन है, ये एक जोन है। यहाँ पर हमने ब्रेकर लगा दिया, इसका मतलब कि ये इस ब्रेकर के बीच में एक जोन बन गया। यहाँ ब्रेकर लगा दिया मतलब कि ये एक जोन हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जो जो दो ब्रेकर, जैसे मान चलिए हमारे पास एक कोई इक्विपमेंट है, तो यहाँ एक ब्रेकर लगाएंगे हम, है ना, यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, ये सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है ना। ये क्या आपका इक्विपमेंट है ना, ये आपका इक्विपमेंट है। तो देखिए इसको हमने क्या किया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके दोनों साइड हमने ब्रेकर लगा रखा है। और ये ब्रेकर क्या करता है आपसे बता रहा हूँ, ब्रेकर क्या आपका, ये ब्रेकर क्या करता है कि जब फॉल्ट सिस्टम में आता है तो इसको पता नहीं चलता कि फॉल्ट आया कि नहीं आया। हमारे क्या है कि पावर सिस्टम में एक रिले का भी हम इस्तेमाल करते हैं। रिले क्या करता है कि वो फॉल्ट को सेंस कर लेता है। रिले जो फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस, मतलब क्या है कि जब फॉल्ट आता है ना तो फिर रिले को पता चल जाता है कि फॉल्ट आ गया, ठीक है बेटा। तो जब जैसे ही उसको पता चला कि फॉल्ट आ गया तो फिर रिले से कनेक्शन कहाँ होता है? सर्किट ब्रेकर का। वो क्या करता है? सर्किट ब्रेकर के पास कनेक्शन भेजता है, और जो सर्किट ब्रेकर के बाद सिग्नल भेजता है, जब सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर क्या करता है? ओपन हो जाता है। जब ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये जो डिवाइस है ना आपका, ये डिवाइस जो है इस पावर सिस्टम से अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो इसमें कोई सप्लाई नहीं जाएगी। जब सप्लाई नहीं जाएगी तो ये फिर खराब नहीं होगा, आपका जलेगा नहीं, इसको डैमेज नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपका सर्किट ब्रेकर के बारे में बताऊं तो सर्किट ब्रेकर का काम क्या है कि सर्किट को क्या करना? ब्रेक कर देना। सर्किट क्या करना? ओपन कर देना। कब? फॉल्ट की स्थिति में। लेकिन ये काम ये स्वाभाविक रूप से खुद से नहीं करता है, इसको ये काम करने के लिए कौन बोलता है? रिले बोलता है। हमारे क्या होता है? फॉल्ट की स्थिति में सबसे पहला काम किसका होता है? रिले का होता है। रिले क्या करता है? फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, और फॉल्ट को डिटेक्ट करने के बाद फिर क्या करता है? वो सिग्नल भेजता है किसको? सर्किट ब्रेकर को। आप ऐसा कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के सेंस में, क्या करता है कि वहां से कुछ ऐसी सर्किट जाता है सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर को क्या करता है? वो कुछ ऐसा एनर्जी सप्लाई करता है कि वो ओपन हो जाता है फॉल्ट की स्थिति में, है ना। जब ओपन हो जाता है तो जिस एक पार्टिकुलर अप्लायंस को या फिर एक रीजन को, पावर सिस्टम के रीजन को हमें सुरक्षित करने के लिए दोनों साइड हमने क्या कर रखे हैं? ब्रेकर को लगा रखे हैं।
तो दोनों ही साइड के ब्रेकर जो है ना आपके ओपन हो जाते हैं। जब दोनों साइड के ब्रेकर आपके ओपन हो जाते हैं तो आपका जो सिस्टम है ये क्या हो जाता है कि सप्लाई से दूर हो जाता है, सप्लाई से स्वतंत्र हो जाता है, कोई सप्लाई उसमें नहीं आती। सप्लाई उसमें नहीं आती है तो क्या हो जाता है, आपका सुरक्षित हो जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रेकर के बारे में कहा जाता है, ब्रेकर क्या आपका, ब्रेकर इज यूज टू ब्रेकिंग द सर्किट, है ना, ब्रेकिंग, और वी कैन से द आइसोलेटिंग द हेल्दी सेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम फ्रॉम फॉल्टी सेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम, है ना। वो क्या करता है कि जो हेल्दी सिस्टम है ना पावर सिस्टम का, उसको फॉल्टी सेक्शन से क्या करता है, अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है, अलग करता है। ये काम होता है ब्रेकर का। ओके, तो देखिए हमारा ब्रेकर के बारे में थोड़ी सी और हम अगर यहाँ पर देख लें, ठीक है, तो ठीक रहेगा। पहले ब्रेकर के बारे में देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ब्रेकर के बारे में, हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रेकर की थोड़ी सी चर्चा कर देंगे। उसके बहाने क्या है कि 2-4 प्रकार के ब्रेकर के नाम हमें पता चल जाएंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव करने में, है ना, या फिर जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में लिख रखे हैं उनको याद करने में थोड़ा सा आपको सहूलियत मिलेगा, है ना। तो देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रेकर, अब सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट्स, ठीक है, नॉर्मली ऑपरेट्स। अब देखिए व्हेन द पावर इज टू बी सप्लाइड, गलत बात है भाई, उसको कब इस्तेमाल करते हैं भाई, तो फॉल्ट की स्थिति में काम करता है, पावर सप्लाई करने के लिए थोड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं, ये गलत बात हो गया। दूसरा, व्हेन द लाइन इज टू बी टेस्टेड, नहीं ये भी नहीं, तो फॉल्ट, देखिए ब्रेकर का काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना फॉल्ट की स्थिति में, तो भाई पावर सप्लाई करने के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे, लाइन को टेस्ट करने के लिए क्यों करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है कि व्हेन द स्विच इज टू बी पुट ऑन, स्विच को क्या करना है, पुट ऑन करना है, ऑन करना है स्विच को, नहीं ये बात भी गलत है। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, है ना, तो आप हिंदी में सुनिए, है ना, अगर आपको इंग्लिश में कम समझ आ रहा है तो हिंदी में सुनिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। जो लास्ट ऑप्शन है आपको, है ना, जो मेरी बातें अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो आप खुद ही लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लिखा गया है व्हेनेवर, जब कभी भी फॉल्ट्स अकर इन द लाइन, जब कभी भी फॉल्ट लाइन पे अकर करता है, आता है, उस केस में क्या करता है, ये आपका काम करता है। तो बात तो सही है भाई, ये तो फॉल्ट की स्थिति में काम करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इसके बाद से क्या है, आर्किंग वोल्टेज विल बी लिस्ट इन केस ऑफ, किस स्थिति में आर्किंग वोल्टेज कम होगा। आर्किंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोला जाए आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है, चिनगारी। आर्क का मतलब क्या होता है, चिनगारी, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आर्क कब उत्पन्न होता है, मान के चलिए हमारे पास एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट के बीच में अगर बहुत अधिक मात्रा में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और क्या है, दोनों कॉन्टेक्ट जो है काफी नजदीक आ जाए, तो चिनगारी उड़ के यहाँ से यहाँ आपको आने लगता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। ये कब होता है आपका, फॉल्ट की स्थिति में होता है। कैसे होता है फॉल्ट की स्थिति में, आप यहाँ पे समझिए। मान के चलिए हमारे पास क्या है कि सप्लाई सिस्टम है, ओके, और सप्लाई सिस्टम है, यहाँ पर एक ब्रेकर लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या आपका एक इक्विपमेंट है, उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर, इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट करना हुआ क्या, यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। जब यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ कि आपके रिले ने, जो रिले है ना, रिले ने उसको क्या किया, सेंस कर लिया, उसको पता चल गया फॉल्ट हो गया। जब उसको पता चल गया फॉल्ट हो गया, तो उसने इस ब्रेकर को क्या कर दिया भाई, सिग्नल दे दिया। इस ब्रेकर को सिग्नल दिया तो ब्रेकर क्या हो गया, आपका ओपन हो गया। सर्किट यहाँ पर कैसा हो गया, आपका ये सप्लाई, है ना, ये ब्रेकर ब्रेकर क्या हो गया, आपका ओपन, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका ट्रांसफार्मर और ये ब्रेकर, है ना। ये ब्रेकर तो आपको ओपन हो गया ना भाई, ये वाला जो ब्रेकर था ये तो यहाँ पर ओपन हो गया। ओपन हो गया तो फिर यहाँ पर कोई सप्लाई आई ही नहीं, क्योंकि सप्लाई तो इधर से आ रही थी। इसने ओपन करके ये जो फॉल्ट है ना, फॉल्ट को सप्लाई से अलग कर दिया, तो फॉल्ट खत्म हो गया, डाई आउट हो गया, ठीक है ना। फिर फॉल्ट डाई आउट हो गया, फिर क्या करता है कि मैनुअली या फिर कैसे भी क्या करते हैं, इस फॉल्ट को रिमूव करके फिर से ब्रेकर को हम लगा देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न कैसे होती है। चिंगारी उत्पन्न कैसे होती है भाई, फॉल्ट क्या होता है कि यहाँ पर तो नॉर्मली कॉन्टैक्ट होता है, ब्रेकर ब्रेकर जब आपका क्या है कि वो नहीं हुआ, मतलब कि जब आपका ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ, तो उस केस में तो क्या है कि आपका ट्रिपिंग नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो होने लगा, और उसी स्थिति में बोला जा रहा है ब्रेकर को भाई आप इसको हटाइए कॉन्टैक्ट को। जब क्या है कि ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हटना दूर होता है ना, ये कॉन्टैक्ट तो पहले पेरे में बहुत नजदीक होता है, उदाहरण क्या समझिए, ऐसे कॉन्टैक्ट यहाँ पर है और फाइनली क्या है, कॉन्टैक्ट इतना दूर चला जाएगा, लेकिन क्या थोड़ी जाएगा, कॉन्टैक्ट तो धीरे धीरे जाएगा ना दूर, है ना, बहुत धीरे धीरे जाएगा ना भाई। चाहे जितने भी धीरे धीरे जाए, एक एक जंप करके तो यहाँ नहीं आएगा, जंप करने में कुछ ना कुछ समय लग रहा है। तो जब क्या है कॉन्टैक्ट यहाँ से यहाँ आता है ना, उस केस में दोनों के बीच में तो क्या पहले से करंट फ्लो हो रहा था, वो करंट क्या खत्म होने वाला है, क्या थोड़ी खत्म होगा। वो क्या होगा मालूम, आपसे बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है ना, तो उसकी चिंगारियां उड़ेगी। जब क्या हो जाएगा, जब काफी दूर ये चला जाएगा दोनों कॉन्टैक्ट, तो फिर क्या होता है आपका ये चिंगारी जो आर्क है ना, चिंगारी ये खत्म हो जाता है। लेकिन कम दूरी पर चिंगारी होती है, ठीक है ना बेटा, कम दूरी पर चिंगारी होती है। तो आप चिंगारी के बारे में मेरे ख्याल से आर्क के बारे में समझ गए होंगे। आर्क कहाँ फ्लो होता है, जहां पर क्या हो जाए, दो कॉन्टैक्ट के बीच में अगर दूरी कम है, जैसे एक टर्मिनल है, एक कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में अगर क्या दूरी कम है और पर्याप्त मात्रा में विभवांतर दोनों के बीच में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाए,
तो फिर क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में चिंगारी फ्लो होने लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है ना। अब इस आर्क को सॉर्ट आउट करने के लिए आर्क किस स्थिति में सबसे कम होगा, ये बात यहाँ पर बोला जा रहा था। किस स्थिति में कम होगा, तो आप यहाँ पर याद रखिए, कार्बन, कॉपर, सिल्वर और टंगस्टन। पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन, दूसरा क्या है, कॉपर, तीसरा क्या है, सिल्वर, और चौथा क्या है, टंगस्टन। तो आपको सिल्वर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि सिल्वर की चालकता इन चारों में सबसे ज्यादा सिल्वर की चालकता है, तो इसलिए सिल्वर की स्थिति में आर्क क्या होता है, सबसे कम उत्पन्न होता है। ठीक है ना। 9th क्वेश्चन क्या है, द फ्लूइड यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर्स शुड बी ऑफ, है ना। सर्किट ब्रेकर में जो फ्लूइड हम यूज करते हैं क्वेंचिंग के लिए, मैंने जो आर्क होता है ना, आपका चिंगारी होता है ना, उसको बुझाने के लिए, जो क्वेंचिंग मींस बुझाना, तो बुझाने के लिए आप हिंदी में, आपका क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा, आप वहां पर समझ सकते हैं, है ना। तो जो बुझाने के लिए जो फ्लूइड हम यूज करते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सभी के सभी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी काफी ज्यादा होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी मींस जब ज्यादा टेम्परेचर उसका हो जाए तो डिटोरिएट ना हो, ऐसा नहीं पता चला उसी में आग लग जाए, तो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है ना। नॉन फ्लेमेबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो ज्वलनशीलता उसमें नहीं हो। फ्लेमेबिलिटी मींस ज्वलनशीलता उसमें नहीं हो। नॉन फ्लेमेबिलिटी मतलब उसमें ज्वलनशीलता नहीं होनी चाहिए। जो आपका सी ऑप्शन क्या है कि आर्क एक्सटिंग्विशिंग एबिलिटी, आर्क को बुझाने की एबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है, इसलिए हमने ऑप्शन डी को लगा रखा है। ऑल देवो, आप इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारा टोटल 30 क्वेश्चन इस पार्ट में है, थोड़ा सा पैसेंस रख करके इसको सुन लेना है ना। आप जरूर इसको सुनने के बाद जो एग्जाम आपका आने वाला है, या एग्जाम आप फेस करेंगे सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड, उसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है। जो 10th नंबर क्वेश्चन है, वो 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन फॉल्ट्स अकर्स, व्हेन फॉल्ट्स, है ना, अकर इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पहले रिले काम करता है, फिर ब्रेकर काम करता है। देखिए लिखा गया, रिले ऑपरेट्स इन द सर्किट ब्रेकर। पहले क्या करता है, रिले ऑपरेट करता है, पहले ब्रेकर थोड़ी करता। पहला ऑप्शन में क्या है, ब्रेकर देन सर्किट रिले। दूसरे में क्या है, रिले देन ब्रेकर। तीसरे में क्या है, रिले, है ना, एन आइसोलेटर। उसके बाद से ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, आइसोलेटर। भाई सब गलत हो गया ना। सबसे पहला काम फॉल्ट में कौन करता है, फॉल्ट की स्थिति में रिले, उसके बाद से ब्रेकर, फिर आइसोलेटर वगैरह। कैसे क्या है कि हम उसको मैनुअली फिर वो करते हैं, हटाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये बी सही हो गया। आपका 11th में आ जाइए, द इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉज्ड बाई, है ना। जो कॉन्टैक्ट आपके सेपरेट होते हैं सर्किट ब्रेकर, जो कॉन्टैक्ट आपके हेल्दी ऑपरेशन में जुड़े हुए थे, इन दोनों कॉन्टैक्ट को जब सेपरेट करना शुरू करता है, तो जो आर्क उत्पन्न होते हैं, भाई सेपरेट करते समय पहले तो कॉन्टैक्ट जुड़ा था, जैसे ही सेपरेट होगा ना, आर्क उत्पन्न शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा था, दोनों सटे थे, चिपके थे, तो करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही दूर होंगे, थोड़ा सा दूर होंगे, फिर क्या हो जाएगा, आर्क फ्लो होगा, है ना। ये होगा तो फिर क्या होगा, आर्क थोड़ा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई। थोड़ा और दूर हो जाएगा तो आर्क डाई आउट हो जाएगा। लेकिन शुरू में तो आपका जब सेपरेशन कम था, तो आर्क सफिशिएंट था, स्ट्रॉन्ग आर्क था, है ना। उससे क्या है कि आपकी हीट भी डेवलप हो रही थी, उससे क्या आग लगने की भी संभावना रहती है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो आर्क उत्पन्न होता है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है ना। तो कॉज्ड बाय लिखा गया था, इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क के प्रारंभ होने का, है ना, शुरू होने का, है ना, कब, जब कॉन्टैक्ट सेपरेट हो रहे हो, तो उस समय जब कॉन्टैक्ट सेपरेट हो रहे हो ब्रेकर के, जब कॉन्टैक्ट सेपरेट हो रहे हो, उस समय इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना, उसके उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, थर्मो आयनिक इमिशन और फील्ड इमिशन, है ना। तो दोनों के दोनों ही आपके यहाँ पर सही है, तो आपको थोड़ा याद कर लीजिए ना। ये आपके क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस दोनों को याद कर लीजिए। दोनों ही कॉज होते हैं, दोनों आपके क्या है, एक तरह से क्या प्रिंसिपल है, आर्क इनिशिएशन को समझाने के सिद्धांत हैं। ठीक है ना। तो दोनों ही सिद्धांत क्या है कि वहां पर लागू होते हैं। दोनों ही सिद्धांत से क्या होता है कि आर्क उत्पन्न होता है, कौन, थर्मोआयनिक एमिशन और क्या आपका फील्ड एमिशन। ठीक है ना। तो दोनों ही आपके सही, ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू है। उसके बाद से 12th नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या क्वेश्चन, स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, जो स्पार्किंग, जो आर्किंग है ना, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देख, बीच में क्या करें, हम कैपेसिटर को लगा दें। कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद द कॉन्टैक्ट्स, जो कॉन्टैक्ट्स है ना, उनके पैरेलल में हम क्या करें, आपके क्या करें, कैपेसिटर को लगा दें। जैसे कॉन्टैक्ट है, उनके पैरेलल में हमने इधर कैपेसिटर लगा दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, आर्किंग। आर्क जो डेवलप होगा ना बेटा, यहाँ पर पता चला सेपरेशन, पहले कॉन्टैक्ट जुड़े थे, तो आपका ये सेपरेशन, कॉन्टैक्ट सेपरेट होना शुरू हुआ, आर्क डेवलप होगा ना। जब आर्क को यहाँ से आर्क डेवलप कब होगा, जब भाई कहीं दूसरी जगह से ज्यादा रास्ता नहीं उसको करंट को फ्लो होने के लिए। लेकिन जब ये आपका लगा रहेगा, तो फिर करंट कहाँ से, आर्क कहाँ से फ्लो हो जाएगा, इधर से फ्लो हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा आपका, ये आर्क यहाँ पर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसको एक रास्ता मिल गया।
इधर से जाने का। उस केस में क्या हो जाएगा आपका ये जो आपका कैपेसिटर ये चार्ज हो जाएगा, फिर उसको कैसे भी करके आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, है ना, फर्दर उसके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। ये 12वें नंबर क्वेश्चन है, इसको आप भी आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड्स ऑन, आर्क की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉन्टेक्ट मटेरियल, है ना, जो आपके कॉन्टेक्ट जो होते हैं, दो जो कॉन्टेक्ट हैं वो दोनों किस मटेरियल के बने हुए हैं, जो पहले चिपके हुए थे जिनको दूर करना है, वो दोनों किस मटेरियल के बने हुए हैं, है ना, क्या इस पे डिपेंड करता है। बी ऑप्शन क्या है कि द कॉन्टेक्ट मटेरियल एंड इट्स वेपर प्रेशर, जो कॉन्टेक्ट मटेरियल है ना वो और उसके वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द सर्किट पैरामीटर्स ओनली, सर्किट पैरामीटर मींस क्या है कि जो आपके सर्किट, जो पूरा सर्किट है उसमें कहीं कैपेसिटर लगा है कि नहीं, कहीं इंडक्टर लगा है कि नहीं, रजिस्टर लगा है कि नहीं, क्या इन सब पे डिपेंड करता है। फिर डी ऑप्शन में क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, तो देखिए आपको जो बी और सी है ना वो ऑलमोस्ट सबको इंक्लूड कर ले रहा है, क्योंकि बी में क्या है कि कॉन्टेक्ट मटेरियल भी है और वेपर प्रेशर की भी हम बात कर रहे हैं। ए में क्या है, सिर्फ कॉन्टेक्ट मटेरियल है, बी में क्या है, कॉन्टेक्ट मटेरियल और वेपर प्रेशर भी है और बी में, और सी में क्या है, सर्किट पैरामीटर भी है। एक्चुअली तीनों पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्ट मटेरियल, वेपर प्रेशर और सर्किट पैरामीटर, इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या है, ट्रू। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, कॉम्बिनेशन बी एंड सी का मतलब क्या है कि जो आर्क की जो स्टेबिलिटी है ना, आर्क की स्टेबिलिटी का मतलब क्या कहना चाहिए हमें कि जो आर्क डेवलप हो रहा है ना वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, तभी तो बोलेंगे स्टेबल। ये बात अलग है कि स्टेबल आर्क होना बहुत अच्छी बात नहीं है, आर्क स्टेबल नहीं होना चाहिए, आर्क बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जो आर्क है ना, आर्क की स्टेबिलिटी, ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, तो कॉन्टेक्ट मटेरियल, वेपर प्रेशर, ठीक है ना, और आपका क्या है कि सर्किट पैरामीटर, तीनों पे डिपेंड करती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। इसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फॉर हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर, ठीक है, टोटल क्लियरिंग टाइम, याद रखिए सर्किट ब्रेकर का क्लियरिंग टाइम कितना होता है, 1 से 2 साइकिल, है ना, 1 से 2 साइकिल, समझ में आ रहा है कि नहीं। साइकिल का मतलब समझ में आ रहा है बेटा आपका, क्या है कि देखिए हमारे जो एसी सर्किट होता है, एसी जो हमारे यहाँ है इंडिया में, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ भाई, 1 सेकंड में 50 साइकिल, कितना हुआ, 1 सेकंड में 50 साइकिल्स, और यहां बोला जा रहा है कितना, 1 से 2 साइकिल में वो काम कर जाना चाहिए आपका ब्रेकर, कितना में, 1 से 2 साइकिल में। इसका मतलब क्या है कि भाई 50 साइकिल के लिए कितना सेकंड लेगा, 1 सेकंड लेगा कि नहीं, 50 साइकिल के लिए 1 सेकंड लेगा, 1 साइकिल के लिए कितना लेगा वो, 1/50 सेकंड, और 2 साइकिल के लिए कितना लेगा, 2/50 सेकंड, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 2/50 को हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, 2000/50 गुना 10⁻³ तो यहाँ पर 1000 जोड़ा, जब मल्टीप्लाई किया था 1000 से, आप भाग भी देना पड़ेगा -3, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 50 40, है ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग 40 मिली सेकेंड, है ना, लगभग आप कह सकते हैं कि 40 मिली सेकेंड के करीब में, है ना, आप इसका क्या होना चाहिए भाई, क्लियरिंग टाइम होनी चाहिए, ठीक है ना। साइकिल के टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, 1 से 2 साइकिल, 1 से 2 साइकिल, ठीक है ना। और टाइम के टर्म में बोलना पड़े तो लगभग 20 से 40 मिली सेकेंड, समझा रहा है कि नहीं। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻20 से 40 मिली सेकेंड, है ना, ये क्लियरिंग टाइम है ना सर्किट ब्रेकर का, हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क कैन बी इंक्रीज्ड, हमारे पास सर्किट ब्रेकर में कॉन्टेक्ट सेपरेट हो गया, है ना, और यहां पर क्या है कि आपका आर्क है, ये आर्क है आपका, है ना। अब मुझे बताइए आर्क का रेजिस्टेंस इंक्रीज लिखा गया, तो क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है उसके रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, जो इलेक्ट्रिक आर्क है उसके रेजिस्टेंस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड पार्टिकल, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, कोई एयर वगैरह है, उसके कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता को हम बढ़ा दें। और ये बात तो गलत है, उसके जब कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो और पार्टिकल मिल जाएंगे, और ज्यादा ये कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी और आर्क बढ़ जाएगा, तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ना कहाँ बोला जाएगा, वो तो बढ़ा जाएगा, रेजिस्टेंस और घट गया, आर्क और डेवलप हो गया, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो क्या, रिड्यूसिंग द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को और हम छोटा कर दें, आर्क लेंथ को और छोटा कर देंगे तो भाई तो और कम रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, और अच्छा सा आर्क डेवलप हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि स्प्लिटिंग द आर्क, स्प्लिटिंग द आर्क मींस क्या, आर्क को हम क्या करें, स्प्लिट कर दें, तोड़ दें आर्क को, तोड़ने का मतलब क्या, बाधा उत्पन्न करना,
बाधा उत्पन्न करेंगे हम इलेक्ट्रिकल में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा देना। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सही है। ऑप्शन डी के बारे में क्या, इंक्रीजिंग द आर्क, एक्स का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब है क्या है, क्रॉस सेक्शन। आर्क क्रॉस सेक्शन को हम इंक्रीज कर दें, मोटा कर दें, ये बात भी गलत है। उससे क्या रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस को अगर आपको बढ़ाना है, एल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और क्रॉस सेक्शन घटना चाहिए, तब तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना भैया। यहाँ तो बोला जा रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन उसको बढ़ा दीजिए, क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा ना, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस को तो बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्रॉस सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि बढ़ाएंगे, बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन को तो घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन डी भी आपका क्या है, गलत, क्योंकि ये बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना चाहिए रेजिस्टेंस को घटाने के लिए, है ना, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, सही है। इसके बाद से नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16th नंबर क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं बेटा, है ना, अभी तक मुझे चर्चा कर देना चाहिए था मैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ से चर्चा कर देता हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए। हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो क्या है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक देख लीजिए तरीका है आपका, जो टाइप्स होता है सर्किट ब्रेकर के, ऑयल सर्किट ब्रेकर। फिर उसके बाद से क्या है कि एयर ब्लास्ट, उसके बाद से क्या आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसके बाद से क्या आपका SF6 सर्किट ब्रेकर। ये 4 सर्किट ब्रेकर का नाम आप अपने लिए याद रखिए, ठीक है ना। एयर ब्लास्ट में ही, एयर सर्किट ब्रेकर में कई बार आपको एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के बारे में नाम आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो एयर ब्लास्ट जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है ना, उसी के कैटेगरी में सब आते हैं। तो मेनली 4 प्रकार का सर्किट ब्रेकर आपको दिमाग में रखना चाहिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। जिसमें से जो आपका जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ना, उसके 2 कैटेगरी होते हैं। एक का नाम क्या है आपका मिनिमम ऑयल, मिनिमम ऑयल, और इसको क्या बोलते हैं, बल्क ऑयल। मिनिमम इज कम ऑयल, और क्या बल्क ऑयल अधिक ऑयल, ठीक है ना। तो हमारे सर्किट ब्रेकर के बारे में अगर मैं बोलूं, उसके टाइप्स के बारे में, थोड़ी सी टाइप्स आप ध्यान से सुन लीजिए, उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि टाइप्स आपके दिमाग में रहेगा तो उससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसके 2 कैटेगरी, 2 प्रकार हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। उसके बाद से क्या है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, उसके बाद से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या है कि आपके ये जो सर्किट ब्रेकर है ना, ये आपके स्टैंडर्ड सर्किट ब्रेकर हैं, ठीक है। और सबके अपने अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग खासियत हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कुछ बातें तो हम क्या है कि जो काम की बातें हम क्वेश्चन से ही कवर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पे ध्यान से देखा जाए, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, द मेन पर्पज ऑफ ऑयल इन OCB। मेन पर्पज ऑफ ऑयल, है ना, ऑयल ऑयल इन OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर इज, क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड इंसुलेशन, है ना, क्या इंसुलेशन को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कूलिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट्स, क्या कॉन्टेक्ट्स को उसमें डुबा के रखते हैं ताकि ये प्रोवाइड करता है, या क्वेंचिंग आर्क, आर्क को बुझाने में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो क्या करता है, आर्क को बुझाने में उसका मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, आर्क को क्या करता है, बुझाता है कौन, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना बेटा। ये आपका क्या ऑप्शन यहाँ पर सही है, जिसको कि आपको थोड़ा मेमोरी में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। 17th नंबर क्वेश्चन क्या है, इन मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए यहाँ पर आ गया आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो पहला प्रकार है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। द ऑयल इज यूज्ड, इसमें ऑयल का उपयोग होता है, टू एक्ट एज सर्किट ब्रेकिंग मीडियम ओनली, पहला ऑप्शन है, या फिर फॉर सर्किट ब्रेकिंग एंड प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, पहले यहाँ बोल दिया गया इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करता है ऑयल, ठीक है ना, तो ये कैसे सही होगा। पर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, क्या फिर सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, इंसुलेशन का तो प्रोवाइड करता ही नहीं है ना, उसको तो क्या करना, आर्क जो है ना, आर्क को क्या करना है, बुझाना है, वो उसका मेन काम होता है, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी और ऑप्शन बी सी तो सही होंगे ही नहीं। ऑप्शन डी तो वैसे भी क्या हो गया आपका, नन ऑफ द अबव, ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है सही, इसका काम क्या है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल है ना, उसका उपयोग क्यों होता है, सर्किट ब्रेकर ब्रेकिंग मीडियम क्या करता है, जो आर्क डेवलप होता है ना, उसके क्वेंचिंग, उसके एक्सटिंग्विशिंग, उसके बुझाने के लिए, जो आर्क डेवलप होता है दो कॉन्टेक्ट के बीच में, है ना, आर्क को बुझाने के लिए, जो आर्क डेवलप होता है ना, इस आर्क को बुझाने के लिए ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। 18th नंबर क्वेश्चन क्या है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देखिए अब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा ये पहला है था ऑयल सर्किट ब्रेकर, दूसरा क्या आपका एयर ब्लास्ट, तीसरा क्या है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, चौथा क्या है SF6 सर्किट ब्रेकर।
इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर के दो प्रकार है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर क्या है कि हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं। द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर फॉर 400 kV मींस EHB सिस्टम आर डिजाइन टू ऑपरेट इन कितना 50 मिली सेकेंड, है ना। मैंने आपको बोला था ना 20 मिली सेकेंड टू आपका कितना 40 मिली सेकेंड क्या होता है हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर के आपका जो क्लियरिंग टाइम होता है ना, उसको क्लियरिंग टाइम होता है उसका कितना 20 to 40 मिली सेकेंड, है ना। तो ये आपका जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है ना, उसका हम उपयोग कर रहे हैं कहां पर 400 किलोवोल्ट सिस्टम के लिए। तो इसका ऑपरेशन का टाइम कितना होता है 50 मिली सेकेंड। देखिए यहाँ पर 0.5 और छोटी राशि लिखी गई है, 0 पॉइंट और छोटी राशि लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है। 100 बड़ी राशि लिखी गई है, लेकिन सबके साथ साथ देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, यहाँ पर क्या है 50 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड, ये 100 माइक्रो सेकेंड, ये बहुत ही छोटा हुआ है। इसका मतलब हुआ 50 इंटू 10 टू द पावर -3, इसका मतलब हुआ 100 इंटू 10 टू द पावर -6, इसका मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर -4, इसका मतलब हुआ 1/0000, इसका मतलब क्या हुआ 50/1000, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/20, 1/20 सेकंड। और ये देखिए 1/10,000 सेकंड, कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ 5/10 है ना, 5/10 है ना, 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 1/10। अब देखिए सब में देखा जाए सबसे बड़ा कौन है 1/2, ये बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है 1/2, है कि नहीं। उसके बाद से क्या है 1/10, उसके बाद से क्या है 1/50, उसके बाद से क्या है 1/10,000, समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखिए आपको ध्यान से आपका जो है ना सबसे बड़ा टाइम ये है, उसके बाद से ये है, उसके बाद से ये है, उसके बाद से ये है। तो ये 0.5 और 0.1 को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मिली नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ मिली लगा हुआ है। 50 मिली सेकंड, 50 मिली सेकंड बोलो या फिर 1/20 मिली सेकंड बोलो, समझ रहे 1/20 मिली सेकंड बोलो। 1/20 मिली सेकंड का मतलब कितना होता है 0.05 सेकंड, है ना। ये क्या होता है आपका ऑपरेटिंग टाइम होता है किसका, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का 400 किलोवोल्ट के ऑपरेशन पर, ठीक है ना। जो नेक्स्ट 2-3 स्लाइड और बचे हुए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए एयर यूज्ड इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मस्ट, उसकी क्या जो आपका एयर है ना उसमें किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी आयनाइज्ड, आयनाइज्ड होना तो अच्छी बात नहीं है। आयनाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ है कि जब दो आपके कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट के बीच का जो एयर है अगर वो आयनाइज्ड हो जाएगा, आयनाइज्ड मतलब कि उसमें आयन अगर डेवलप हो जाएंगे तो आराम से वही कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे ना, यहाँ पर चालकता को सपोर्ट करेंगे ना, और चिंगारियां आपकी आराम से चलने लगेंगी। तो यहाँ पर तो वहां तो आयनाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आयनाइज्ड होना चाहिए, ये बात तो गलत हो गया भाई, आयनाइज्ड तो नहीं होना चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है कि आयनाइज्ड होनी चाहिए, बात गलत होगा। बी के बारे में देखा जाए, बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए उसमें, नमी नहीं होनी चाहिए, हाँ ये अच्छी बात है, ठीक है। आपका सी क्या है कि हैव लिस्ट सीओटी, सीओटी उसमें नहीं होनी चाहिए। और आपका डी क्या, नन ऑफ हैव ऑयल मिस्ट, है ना, ऑयल मिस्ट, उसमें ऑयल मिस्ट होनी चाहिए। तो देखिए आपका ऑयल मिस्ट होनी चाहिए इसकी बात हो रही है, जहां तक कहना चाहिए था ये कि ऑयल मिस्ट नहीं होनी चाहिए, तो बोला जा रहा है होनी चाहिए, ये बात भी गलत है। तो देखिए आपका इन सभी में से देखा जाए, ठीक है ना, तो जो आपका ऑप्शन सही है वो क्या है कि नहीं उसमें मॉइस्चर, नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी होगी तो चालकता उसकी ज्यादा होगी, तो आग को बुझाने के बदले वो आग को क्या करेगा सपोर्ट करेगा, और अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा तो बुझाएगा नहीं वो, क्योंकि उसमें खुद ही नमी है ना। नमी क्या करती है चालकता को आपका बढ़ाती है, सपोर्ट करती है चालकता को, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या सही है। इसके बाद सर 20 नंबर क्वेश्चन, SF6 गैस हैज एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज। अब SF6 आपका जो सर्किट ब्रेकर है ना जिसमें SF6 गैस का हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि SF6 गैस हैज एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज, उसके पास क्या है ना बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का ना हीट को ट्रांसफर करने की क्षमता होती है SF6 गैस को। क्यों, ठीक है ना, किस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है गैसियस विस्कोसिटी, उसके पास गैसियस विस्कोसिटी होती है, ये बोला जा रहा है। गैसियस विस्कोसिटी मतलब क्या है कि आपके जो गैसियस फॉर्म में भाई SF6 गैस है, SF6 क्या गैस है, तो गैस के जो दो लेयर है आपस में उनमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ये सही है, ये बोला जा रहा है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि दो आपके जो फ्लूइड के लेयर है ना वो क्या होगा आपका उसमें ज्यादा फ्रिक्शन हो, ठीक है। क्या ये सही है, ये बोला जा रहा है, ये आपका पहला ऑप्शन है, क्या ये सही है। दूसरा क्या है कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना, इसलिए हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी उसका ज्यादा होता है। या फिर हाइयर मोलिकुलर वेट, ये सही है, ठीक है। या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ ए एंड सी। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका जो ऑप्शन ई है ना ये सही है। कौन कौन सा सही है आपका,
गैसियस विस्कोसिटी और क्या आपका हायर मोलिकुलर वेट। ये दोनों आपके ऑप्शन सही है, जिसके चलते क्या होता है आपका भाई एक्सलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज उसमें होता है। याद करने वाला फैक्ट है ना, फैक्ट आपको याद करना चाहिए ना कि जो SF6 होता है गैस किसमें, SF6 सर्किट ब्रेकर में, उसके पास एक्सलेंट आपका हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है। क्यों होता है? तो क्या बोलेंगे, उसके पास हाई आपका गैसेस विस्कोसिटी होती है, दूसरा क्या हो गया हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन आपके सही है। ऑप्शन ए इज ट्रू कंटेनिंग ए एंड सी। ठीक है, नाउ किसवा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आर्क एक्सटिंक्शन मींस बुझाना, SF6 गैस गेट्स, ये टूट जाता है, SF6 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? SF4 और SF2 में टूट जाता है। ये तो फैक्चुअल नॉलेज आपको याद रखना है। क्या करता है कि जब SF6 गैस जो है ना, आपका देखिए 4 प्रकार के सर्किट ब्रेकर हमने पढ़े, ऑयल, एयर ब्लास्ट है ना, एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, जिसमें एयर ब्रेक और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होंगे। जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर के 2 प्रकार हो गए, कौन कौन से हो गए, मिनिमम ऑयल और बल्क ऑयल। एयर सर्किट ब्रेकर में एयर ब्रेक, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, SF6 सर्किट ब्रेकर। तो जैसा कि नाम आपको सजेस्ट यहाँ पर कर रहा है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में कॉन्टेक्ट के बीच में ऑयल रखते हैं जो कि आर्क को बुझाने में सहायता करता है। ठीक है, आपका एयर के केस में भाई नॉर्मली एयर होता है, बस इतना ध्यान रखते हैं कि एयर में नमी वगैरह नहीं हो। आपका वैक्यूम में है ना, सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम रखते हैं, निर्वात रखते हैं। निर्वात रहेगा तो कि आयन नहीं बनेंगे, 2 कॉन्टेक्ट के बीच में आयन बनेंगे नहीं, भी कहाँ से आर्क डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपने लिमिटेशन है, इसलिए सब जगह इसी का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद से SF6 सर्किट ब्रेकर, उसमें क्या करते हैं, जो SF6 है ना गैस, उसको कॉन्टेक्ट के बीच में रखते हैं। तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज आप हमें क्या देखिए यहाँ पर, उसके पास एक्सलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है। क्या, अगर हीट डेवलप हो भी गया बिकॉज ऑफ आर्क, उसको बहुत आसानी से क्या करेगा, वो ट्रांसफर कर देगा। जब बाहर दूर कहीं ट्रांसफर हो जाएगा तो ज्यादा हीटिंग नहीं होगी और आग लगने की स्थिति नहीं आएगी। ठीक है ना बेटा। तो अब ये आर्क को जब वो बुझाता है ना, आर्क को बुझाता है तो फिर क्या होता है, हीट डेवलप होता है। ये SF6 तो बुझाता है, तो खुद क्या है, जो आप SF6 है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, टूट जाता है, उसका केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है ना, और वो क्या हो जाता है, SF4 और SF2 में टूट जाता है, जो कि एक आपका फैक्ट है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, Which of the following circuit breaker generally used in रेलवे, रेलवे में कौन से किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, याद रखिए। इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, CB में सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड। अच्छा, EHV में किसका इस्तेमाल करते हैं, SF6 का। रेलवे में किसका करते हैं, एयर ब्लास्ट का। आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में है ना, अगर आप इंटरव्यू कहीं जाएंगे, देने जाएंगे, ठीक है ना, पता चला आपने जेई की तैयारी की, रेलवे जेई की तैयारी की, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सर्किट यहाँ पर रेलवे में किस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, तो एयर ब्लास्ट। ठीक है ना, आपका जो है ना EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम, वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो SF6। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग CB हैज लोवेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो सबसे ज्यादा लोवेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज किसका है, एयर सर्किट ब्रेकर में हमने 2 प्रकार पढ़े थे, एयर ब्रेक और एयर ब्लास्ट। एयर ब्रेक का है ना लोवेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकर प्रोड्यूस द लिस्ट आर्क एनर्जी। किसके पास लिस्ट आर्क एनर्जी होता है, तो एयर ब्लास्ट के पास, एयर ब्लास्ट के पास। चारों क्वेश्चन रेलवे में एयर ब्लास्ट, EHV में SF6। सबसे कम वोल्टेज पे कौन काम करता है, एयर ब्रेक। और सबसे कम हीट कौन प्रोड्यूस करता है आपका, ठीक है, एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, तो एयर ब्लास्ट। ठीक है ना, ये चारों क्वेश्चन आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे, है ना, सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग CB, विच ऑफ द फॉलोइंग CB मींस सर्किट ब्रेकर, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर है ना हैज हाई रिलायबिलिटी एंड नेग्लिजिबल मेंटेनेंस। SF6 बहुत ज्यादा विश्वसनीयता है, कोई खास मेंटेनेंस में नहीं है, किसका, SF6 का। ठीक है ना, SF6 का। अभी हमने पढ़ा था SF6 का इस्तेमाल कहाँ होता है, EHV लाइन में। ठीक है, चलिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर टेक्स मिनिमम टाइम इन इंस्टॉलेशन, बहुत जल्दी इंस्टॉल कौन हो जाता है, SF6। ठीक है ना, अगर सभी खासियत आपके बता रहा हूँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में ही होता है, तो SF6 बनता ही क्यों, है ना भाई। देखा जाए तो भाई SF6 उसमें गैस को हमें क्या करना है कि इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है ना, तो अगर सभी खासियत आपका वैक्यूम में, तो किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना, उसको निर्वात कर देना है, कॉन्टेक्ट्स के बीच का जो मीडियम है उसको हटा देना है। तो सभी खासियत अगर उसमें होता तो ये बनता ही क्यों। ठीक है ना, तो आप ये देखिए, ये 26 नंबर क्वेश्चन या फिर 27 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा किस पे है, आपका SF6 पे। ठीक है ना, ये रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा, मेंटेनेंस कम, SF6। ठीक है, सबसे कम टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में, SF6। ठीक है ना, EHV लाइन में SF6। ठीक है ना, वेयर वोल्टेज आर हाई एंड करंट टू बी इंटरप्टेड इज लो। हमने फ्यूज के लिए पढ़ा था, लो वोल्टेज में ओवर करंट के प्रोडक्शन के लिए फ्यूज,
लो वोल्टेज में ओवर करंट के प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज, यहाँ पर अलग बात है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जहां पर क्या है कि वेयर वोल्टेज आर हाई, वोल्टेज क्या हाई और कम करंट को हमें क्या करना है, इंटरप्ट करना है, ब्रेक करना है, कौन सा, तो यहाँ पर वैक्यूम का इस्तेमाल होता है। इस तरह से चारों जो सर्किट ब्रेकर है, मीन ऑयल, एयर, ठीक है ना, उसके बाद से क्या आपका वैक्यूम, SF6, सबके बारे में थोड़ी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे इफेक्ट उससे बन सकते हैं उसको बना करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट स्लाइड है और 2-3 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमें, है ना, इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण जो होता है उसमें किस ब्रेकर का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर वैक्यूम ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में एक और चीज हमने पढ़ी है ना, एक और चीज हमने पढ़ी, क्या पढ़ा हमने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा है कि हाई वोल्टेज पर लो करंट को अगर हमें इंटरप्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज पर लो करंट को इंटरप्ट करना है तो किसका हम इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। और हमने पढ़ा था कि नहीं भाई, लो वोल्टेज पर हाई करंट को इंटरप्ट करना है तो फिर हमने वहां पर फ्यूज को पढ़ा था। ठीक है ना, फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना होता है तो वहां पर किस ब्रेकर का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर वैक्यूम ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। 22nd लास्ट क्वेश्चन आपका 30th नंबर क्वेश्चन आइसोलेटर पे, ये दोनों क्वेश्चन आपके आइसोलेटर पे है। मैंने बोला था ना 4 टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, आइसोलेटर, ठीक है, आइसोलेटर एंड आइसोलेटर इज इंस्टॉल्ड, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, टू आइसोलेट ओपन, टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ द ब्रेकर फ्रॉम अनदर। ठीक है ना, ब्रेकर जो होता है ना उसके एक पोर्शन को दूसरे से आइसोलेट करने के लिए, या फिर यूजुअली ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ ब्रेकर। ठीक है ना, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सर्किट ब्रेकर, नहीं, सब सर्किट ब्रेकर का विकल्प तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है गलत, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या आपके सही। क्या करता है, दोनों साइड इसको हम लगाते हैं ब्रेकर के, और क्या करते हैं ब्रेकर के मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकर के मेंटेनेंस के लिए फॉल्ट के केस में पता चला कि ब्रेकर क्या हो गया आपका, भाई फॉल्ट केस में ब्रेकर क्या कर देगा, रिले फॉल्ट को सेंस करेगा, ब्रेकर को इनिशिएट कर देगा, ब्रेकर क्या करेगा आपका कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा। ठीक है ना, अब फिर ब्रेकर को क्या करना है कि भाई आप मेंटेनेंस और इंस्टॉल करना है उसको। ठीक है ना, फिर आपका कॉन्टेक्ट जो आपका सेपरेट हुआ था उसको फिर बनाना है, कॉन्टेक्ट डेवलप करना है। उसके लिए फिर क्या करते हैं हम, आइसोलेटर ब्रेकर के दोनों ओर लगे होते हैं, आइसोलेटर से हम ब्रेकर को क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है, आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ ब्रेकर, जो है ना आपका इसके किसी एक पोर्शन को क्या कर दूसरे पोर्शन से अलग कर देते हैं। ठीक है ना, कि ब्रेकर पे कोई सप्लाई ना आए। ठीक है ना, अब ब्रेकर क्या हो जाए, फ्री फ्रॉम सप्लाई। ठीक, या फिर दोनों, और उसको क्या करना है, दोनों ही साइड, ब्रेकर के दोनों साइड हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी को हमने यहाँ पर लगा रखा है। एंड आइसोलेटर इज मिंट फॉर, मिंट मीन्स उसका मतलब है कि क्या मतलब है आइसोलेटर का। ठीक है ना, ब्रेकिंग एबनॉर्मल करंट, मेकिंग अंडर फॉल्ट कंडीशन, नहीं, फॉल्ट कंडीशन में मेकिंग करता है, करंट बनाता है, नहीं, ब्रेकिंग एबनॉर्मल करंट को ब्रेक करता है, नहीं, ब्रेकिंग द सर्किट ब्रेकर अंडर नॉन लोड कंडीशन। ठीक है, अगर फॉल्ट हो गया है, सर्किट ब्रेकर ने कॉन्टेक्ट को सेपरेट कर दिया है, अब सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस या फिर उसका क्या है कि आपका रीऑपरेशन के लिए उसको हमें काम, सर्किट ब्रेकर का हमें क्या करना है, रीऑपरेशन के लिए तैयार करना है, रेडी करना है, फिर क्या करता हम आइसोलेटर से उसको आइसोलेट करके उसका काम, उस काम को हम करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है सही है। इस तरह से क्या है कि हमने देखिए टोटल 21 क्वेश्चन, हमने 31 क्वेश्चन इस पार्ट में हमने देखे। अभी क्या है कि हमारे पास 2 और पार्ट बचे हुए हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। टोटल क्वेश्चन आप अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए आपका हमने 100 लगभग 100 क्वेश्चन के करीब में देख लिया। हमारा जो पार्ट 5 है, फिफ्थ जो पार्ट है हमारा पीएसओपी एमसीक्यू पार्ट 5, पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है, उस पार्ट में लगभग 30-32 क्वेश्चन और होंगे जो मेनली प्रोटेक्शन को कवर करेगा। और प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, है ना, और पावर सिस्टम ऑपरेशन में प्रोटेक्शन, है ना, ज्यादा क्वेश्चन उसी से बनेंगे। ठीक है बेटा, और आपको एक और मैं बोलूंगा, जो 5वां पार्ट है उसको जरूर आपको देखना है, इसको तो देखना ही है, 5वां पार्ट को जरूर देखना है। और साथ ही साथ आप अगर खुद से भी कुछ ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5वां पार्ट का अलग से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5वां पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। सभी को हमें प्रिपेयर करना चाहिए अगर हमें एग्जाम को अच्छे तरीके से देना है और अपनी लर्निंग भी बढ़ानी है ना, अपने लाइफ लॉन्ग यूज के लिए। ठीक है ना, तो उसको इस्तेमाल करना है, उसको हमें अच्छा से सर्च करके कहाँ से एमसीक्यू मिल पाएगा आपको प्रोटेक्शन पर। ठीक है ना, आपके टाइप ऑफ रिलेज हो गए, ठीक है ना, फिर या फिर प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ मोटर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर हो गए। ठीक है ना, इस सब पे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कितने प्रकार के रिले होते हैं, ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है ना, तो आप तरह तरह के वकौल रिले हो गए और भी बहुत सारे रिले हैं। ठीक, तो इस सब के बारे में वो आपका 5वां पार्ट होगा, हम बहुत जल्दी उसको, है ना, पार्ट लेकर के हम आपसे मिलेंगे ना। ठीक है बेटा, तो अभी मेरा आपसे सेशन यह है कि ये जो पार्ट या फिर इसके पहले जितने पार्ट के भी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, सही पार्ट को ध्यान से देखिए और कई बार जो है ना उसका रिवीजन करिए, आपके लर्निंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मेन मोटो शुड बी लर्निंग, है ना,
नॉट द एग्जाम। एग्जाम तो करेक्ट पास करना ही है ना। एग्जाम पास करके आपको पता तो दिख तो रहा होगा आजकल कितने सारे लोग घूम रहे हैं। जो सिर्फ एग्जाम पास करते हैं ना उनको घूमना पड़ता है, जो नॉलेज के साथ पास करते हैं ना उनको आगे जाके नौकरियां मिल जाती हैं। ऐसा नहीं, इस परिस्थिति में ये बोला जा रहा है ना नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, इसमें भी इस परिस्थिति में किसी किसी व्यक्ति को कई सारी नौकरियां मिलती हैं। क्यों मिलती है? उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है ना बेटा। तो क्या है कि आप थोड़ी सी भी बर्डन मत लीजिए और ऐसा मत समझिए कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं ना। अपने आप को बिल्कुल है ना मोटिवेट करते हुए, है ना, अपने आप को मोटिवेट करते हुए, ठीक है बेटा। और ध्यान से आप ये पूरे हमारे जितने पार्ट पीएसओपी एमसीक्यू के आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसको ध्यान से कलम है ना, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ठीक है, नोट डाउन करिए, खूब सीरियसली पढ़िए, ठीक है। और यदि आपको ये सब वीडियो पसंद आते हैं, ठीक है, तो बेटा आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आगे के जितने भी वीडियोज हम बनाए, है ना, एसएससी जेईई वगैरह के, है ना, वो आपको आसानी से मिल जाए। ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टेक केयर बेटा, गुड बाय।